स्टूडेंट्स, वेलकम टू एन अकेडमी। माई सेल्फ अविनेश सैनी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ स्ट्रेटजी जिसके थ्रू आप मैकेनिक्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इनिशियली ये देखा गया है, जब स्टूडेंट्स 11th क्लास में आते हैं तो मैकेनिक्स को अच्छा करने में उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है, बिकॉज फिजिक्स में एकदम से ड्रास्टिक चेंज आता है 10th क्लास से 11th क्लास में। 10th क्लास में उस तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्विंग नहीं होती है, सिचुएशन को एनालाइज करना नहीं होता है। लेकिन 11th में जैसे ही आप मैकेनिक्स में एंटर करते हैं तो वहाँ पर प्रॉब्लम्स एकदम इंक्रीज होने लगती हैं, और ये समझ में नहीं आता कि पहले तो फिजिक्स हम थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे थे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते थे, अब कुछ अचानक से चेंज हो गया है, तो इसको कैसे काउंटर किया जाए और फिजिक्स को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए। तो इसके लिए आपको कुछ 2-3 बातें याद रखनी है, और उन बातों पर आपका फोकस बहुत ज़्यादा होना चाहिए व्हाइल स्टडिंग मैकेनिक्स। तभी आपका मैकेनिक्स स्ट्रॉन्ग हो पाएगा। और याद रखिए, मैकेनिक्स फिजिक्स का बैकबोन है। ऐसा नहीं है कि मैकेनिक्स के बिना बाकी टॉपिक्स आपको समझ में नहीं आएंगे, लेकिन जो मैकेनिक्स में आपकी आदत बनेगी सिचुएशंस को सोचने की, और जो थॉट प्रोसेस आपका डेवलप होगा, वो पूरी फिजिक्स में फिर आपको हेल्प करेगा। तो हम पॉइंट वाइज इस चीज पर डिस्कस करेंगे, और 2-3 पॉइंट्स ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको बहुत क्लियरली याद रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट इसमें है कंसेप्चुअल क्लैरिटी वर्सेज कंसेप्चुअल कंफ्यूजन। बहुत बार ऐसा होता है कि हम कुछ चीज सोच रहे होते हैं और हमने कुछ चीज मान ली होती है कि ये ऐसा होगा, लेकिन कंसेप्चुअल इसमें थोड़ा सा ही अंतर होता है। देयर इज अ वेरी थिन डिफरेंस बिटवीन कंसेप्चुअल क्लैरिटी एंड कंसेप्चुअल कंफ्यूजन। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। जैसे मैकेनिक्स में आपने एक टर्म पढ़ा होगा, इंपल्स। इंपल्स नाम का एक टर्म होता है, और एक दूसरी चीज फिर हम सेंटर ऑफ मास में जाकर पढ़ते हैं जिसको कहते हैं इंपल्सिव फोर्स। इंपल्स एंड इंपल्सिव फोर्स। अब मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने ये ऑब्जर्व किया क्लास में, जब मैं इंपल्स की बात करता हूँ तो स्टूडेंट्स ऐसे बोलते हैं कि सर अगर कोई बहुत बड़ा फोर्स बहुत कम टाइम के लिए लगे तो फोर्स इनटू टाइम इंपल्स बन जाता है। अब देखिए, यही कंफ्यूजन है। उस फोर्स को हम इंपल्सिव फोर्स कहते हैं जो बहुत बड़ा फोर्स बहुत कम टाइम के लिए लगता है। इंपल्स तो एक अलग चीज है। इंपल्स के लिए फोर्स का बहुत बड़ा होना, बहुत छोटा होना, टाइम इंटरवल कम होना, टाइम इंटरवल ज्यादा होना, ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है। सो जो भी पॉइंट आप पढ़ रहे हैं उस पॉइंट की आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, उसमें कंफ्यूजन ना हो। बिकॉज वही चीज हमारे न्यूमेरिकल्स में जाकर हमें छोटे छोटे पॉइंट्स पर अटका देती है, और फिर न्यूमेरिकल्स में हमें क्लिक्स नहीं आते हैं कि यहां पर क्या किया जाए। तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको होनी चाहिए, और अगर कॉन्सेप्चुअल कंफ्यूजन किसी पॉइंट पर है भी तो उसको आप अपने स्टडी के थ्रू, चाहे तो एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ें या कोई और बुक पढ़े, उससे आप थ्योरेटिकल पॉइंट को जरूर क्लियर करें। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम ये कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होते हैं। और जैसे एक और मैं सिंपल सी बात आपको बताता हूँ, जनरली हम पढ़ते हैं आइडियल स्ट्रिंग। आइडियल स्ट्रिंग हम पढ़ते हैं और ये कह देते हैं कि आइडियल स्ट्रिंग में हर जगह टेंशन सेम होता है, तो बस। लेकिन उसके पीछे का लॉजिक हम नहीं समझते हैं कि क्यों ऐसा होता है। और अगर दूसरा स्ट्रिंग हम पढ़ते हैं हैवी स्ट्रिंग, तो हैवी स्ट्रिंग में हम ये मान लेते हैं कि इसमें हर पॉइंट पर टेंशन अलग अलग होता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। हैवी स्ट्रिंग में भी हर पॉइंट पर टेंशन सेम हो सकता है, और आइडियल स्ट्रिंग में भी इधर उधर पुली के टेंशन अलग अलग हो सकता है। अगर पुली रफ हुई या पुली आइडियल हुई, तो जो आपने रोटेशन में पढ़ा होगा। सो आपको इसके पीछे का प्योर लॉजिक समझने की जरूरत है कि वो टेंशन सेम कैसे आया, टेंशन अलग अलग कैसे आया। दैट डिपेंड्स ऑन न्यूटन सेकंड लॉ, नेट फोर्स इक्वल्स टू ma। तो वहां से आपको पता चलता है कि किस में इनर्शिया है, किस में इनर्शिया नहीं है, और इसके अलावा कौन से फैक्टर्स हैं जो टेंशन को अलग अलग कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये सबसे पहला पॉइंट है कि आपको कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। जब तक कंसेप्ट आपको क्रिस्टल क्लियर नहीं होगा, उसमें कुछ भी कंफ्यूजन होगा, तो फिर आप उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल में कहीं ना कहीं डेफिनेटली अटक ही जाएंगे। और बहुत टाइम तो ऐसा होगा कि क्वेश्चन स्टार्ट ही नहीं कर पाएंगे। आपने देखा होगा ये चीज फिजिक्स में सबसे ज्यादा होती है, मैथ्स में ऐसा नहीं होता। इंटीग्रेशन का साइन बना हुआ है, आपको पता है इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, भले ही वो आपसे सॉल्व ना हो, वो एक अलग बात है, क्योंकि प्रैक्टिस कम है तो सॉल्व नहीं हुआ। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम फिजिक्स में ऐसा होता है
कि क्वेश्चन स्टार्ट ही नहीं होता। बिकॉज अगर आप मैकेनिक्स में देखें तो आप काइनेमेटिक्स से स्टार्ट करते हैं, काइनेमेटिक्स से स्टार्ट हुआ, वहां भी आप वेलोसिटी सॉल्व करते हैं, एक्सेलरेशन सॉल्व करते हैं, डिस्प्लेसमेंट सॉल्व करते हैं, ये सब चीजें कैलकुलेट की जाती हैं। और रोटेशन तक जाते जाते भी हम यही सॉल्व कर रहे होते हैं कि कुछ टाइम बाद वेलोसिटी क्या होगी, वर्क एनर्जी में यही सॉल्व कर रहे होते हैं, सर्कुलर मोशन में भी, सेंटर ऑफ मास में भी, एवरीवेयर वी आर कैलकुलेटिंग सेम क्वांटिटी, बट कंसेप्ट हर चैप्टर के अलग अलग है। तो कहाँ कौन सा कंसेप्ट अप्लाई किया जाए, कब क्वेश्चन को न्यूटन्स लॉ से सॉल्व करें, कब क्वेश्चन पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएं, कब कंजर्वेशन प्रिंसिपल लगाएं, ये चीजें एकदम आपके दिमाग में क्लियर होना जरूरी है। अदरवाइज तो बस आपको ये पता रहेगा कि वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, लेकिन कौन सा कंसेप्ट लगा के सॉल्व किया जाए, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन सा कंसेप्ट कब तक वैलिड है और किस पॉइंट के बाद वो वैलिड होना बंद हो जाएगा, कब वो अप्लाई नहीं किया जा सकेगा। जैसे मैंने एक और वीडियो बनाया था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पर, कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एक्चुअली क्या है, जो हमें ये बताता है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मोस्ट ऑफ द टाइम बस हम ऐसे याद रख लेते हैं, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट की बी रिमेन्स एट रेस्ट और कीप्स ऑन मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी until unless an external force is applied, बस इतना याद रख लेते हैं। बट न्यूटन सेकंड लॉ एग्जैक्टली नेट फोर्स is zero if acceleration is zero, and that is the definition of inertial frame of reference. तो ये जो दो तीन एग्जाम्पल मैंने दिए हैं, आई होप कि इनके थ्रू आपको ये पता चला होगा कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी और कंसेप्चुअल कंफ्यूजन से मेरा मीनिंग क्या है और किस पॉइंट पर मैं आपको ले जाना चाहता हूं कि आपको कंसेप्ट कैसे पढ़ना है, फिजिक्स कैसे पढ़नी है। लैंग्वेज समझना बहुत जरूरी है, उसके लिए आपको बुक रीडिंग बहुत जरूरी है। और ऐसा नहीं कि कोई भी बुक आपने उठा लिया, बुक रीडिंग की बात कर रहा हूं मैं, टेक्स्ट बुक आपको पढ़ना जरूरी है। वो बुक नहीं पढ़नी है जिनमें केसेस बने हुए, इस केस को ऐसे सॉल्व करते हैं, इस केस को ऐसे सॉल्व करते हैं, तो आपको वो केवल केस ही याद रहेंगे, उसके अलावा क्वेश्चन कहीं से टर्न होकर आ गया तो आप फिर से फंस जाएंगे। फॉर दैट यू हैव टू स्टडी एनसीईआरटी, जो सीरीज हमने भी चलाई हुई जेम्स ऑफ एनसीईआरटी के नाम से, उसको भी आप देखिए और एनसीईआरटी बुक रीडिंग भी कीजिए, तब आपको आईआईटी की लैंग्वेज भी समझना आएगा। So this was my first point, conceptual clarity and conceptual confusion. दूसरा से कि आप दूसरा पॉइंट है एनालाइजिंग द सिचुएशन। जब भी कोई क्वेश्चन आपके पास आया है तो सिचुएशन को एनालाइज करना बहुत जरूरी है। अगर आप मैकेनिक्स में सिचुएशन एनालाइज नहीं कर रहे हैं, आपके दिमाग में विजुअल्स नहीं आ रहे हैं क्वेश्चन पढ़ते हुए, तो फिर आपसे वो न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम आईटी का अगर एडवांस का पेपर आप उठाकर देखोगे या मेंस का भी अगर आप देखोगे, तो ऐसे बहुत कम क्वेश्चन होते हैं जिनमें डायग्राम बना होता है। और आयरनी यह है कि जहां वो डायग्राम बनाकर देते हैं जिस क्वेश्चन में, उसमें जरूरत भी नहीं होती। मतलब उस क्वेश्चन को अगर वो आईटी वाले डायग्राम नहीं बनाएंगे तो आप वैसे विजुलाइज कर लेंगे क्या चल रहा है। और जिस क्वेश्चन में वो डायग्राम नहीं बनाते हैं, उसका लैंग्वेज उन्हें भले कितना लेंथी लिखना पड़े, बट उनका टारगेट यही होता है कि क्या स्टूडेंट इस क्वेश्चन को पढ़कर पहले खुद से विजुलाइज भी कर पा रहा है या नहीं। तो सिचुएशन को जब तक आज विजुलाइज नहीं करेंगे, तब तक आपके दिमाग में क्लिक्स नहीं आएंगे, तब तक आपकी जो मेमोरी बैकअप है वो एक्टिवेट नहीं होगा कि भाई ये क्वेश्चन मैंने वहाँ भी सॉल्व किया था, इसमें कुछ ऐसा हुआ था। जैसे आप सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, मोमेंटम वाले चैप्टर में, कि ये दो ब्लॉक हैं, इनके साथ स्प्रिंग कनेक्टेड है, एक ब्लॉक को वेलोसिटी दे दी, तो अब ये आगे जाएगा, आगे जाएगा, स्प्रिंग स्ट्रेच भी होगा क्योंकि इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, इसकी वेलोसिटी कम है। फिर स्प्रिंग स्ट्रेच होगा तो इस पर पीछे फोर्स लगाएगा, इस पर आगे फोर्स लगाएगा, आगे वाले को रिटार्डेशन देगा, पीछे वाले को एक्सलेशन देगा। जब तक दोनों की स्पीड सेम ना हो जाए, स्प्रिंग खींचता जाएगा। और एक टाइम आएगा जब दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, तब एक्सटेंशन मैक्सिमम होगा। लेकिन तब भी इस पर फोर्स पीछे लग रहा है और पीछे वाले पर फोर्स आगे लग रहा है, अभी उसकी स्पीड और घटनी है, इसकी और बढ़नी है, तो फिर ये कंप्रेस भी होगा। तो सिस्टम ऑसिलेट भी करता रहेगा और साथ साथ आगे भी बढ़ता रहेगा। अब जब तक ये सिचुएशन आपके दिमाग में एनालाइज नहीं होगी, तब तक आप उसको न्यूमेरिकल में भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आप उसको नहीं देख पाएंगे कि इसको कैसे कैलकुलेट करूं, और ये पता कैसे चलेगा कि यहां अब क्वेश्चन में मुझे वेलोसिटीज वगैरह सॉल्व करनी है, इसमें भी डिस्प्लेसमेंट वगैरह सॉल्व करने हैं, तो ये मैं काइनेमेटिक्स से कैलकुलेट करूं या मोमेंटम कंजर्वेशन लगाऊं, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाऊं, तो कहां कंजर्वेशन प्रिंसिपल्स अप्लाई किए जाएं,
कहाँ हम न्यूटन्स लॉ से सॉल्व करें। ये सब बातें आप तभी क्लियरली कर पाएंगे जब आपको सिचुएशन एनालाइज करना आएगा, सिचुएशन को समझना आएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है कि जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व कर देना वो मतलब मैथमेटिक्स आप कर रहे हैं पेपर पे, उसके पीछे की फिजिक्स आपके दिमाग में पहले ही सॉल्व हो चुकी है। जब तक क्वेश्चन की फिजिक्स खत्म नहीं होगी तब तक उसकी मैथमेटिक्स स्टार्ट नहीं होगी। और जो भी आप कॉपी पर लिखेंगे सॉल्व करने के लिए, नाउ यू आर डूइंग मैथ्स, फिजिक्स तो आपके ब्रेन में पहले ही खत्म हो चुका है कि मुझे ये कॉन्सेप्ट लगाना है, कौन सा कॉन्सेप्ट कब लगाना है, दैट इज द फिजिक्स। जब तक ये पता नहीं चलता तब तक क्वेश्चन स्टार्ट नहीं होता है। तो सिचुएशन को एनालाइज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड थर्ड पॉइंट इज न्यूमेरिकल सॉल्विंग आर्ट। स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल सॉल्व करना और थ्योरी हमें आना सब्जेक्ट की अलग अलग चीज होती हैं। फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्विंग इज लिटरली एन आर्ट। आपको भी बहुत बार ऐसा महसूस हुआ होगा कि मुझे इस चैप्टर के सारे फॉर्मूले आते हैं, हर एक फॉर्मूला पता है, मुझे पता है प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट क्या होती है, उसकी रेंज कितनी होती है, लेकिन प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन मुझसे सारे सॉल्व नहीं होते। व्हाट इज द रीजन कि सारे फॉर्मूले पता होते हुए भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं। और इनफैक्ट मैकेनिक्स में तो चैप्टर ऐसे ऐसे उनमें फॉर्मूले हैं ही नहीं। लाइक न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, उसमें क्या फॉर्मूला है, ले देकर एक ही चीज तो करनी है बार बार आपको, नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। भाई पूरा चैप्टर तो न्यूटन सेकंड लॉ पर ही बेस्ड है। या फिर आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में चले जाएंगे तो वहां पर एक सूडो फोर्स और इंक्लूड कर देंगे। ग्राउंड फ्रेम में या इनर्शियल फ्रेम में तो आप नेट फोर्सेस में केवल क्या कंसिडर कर रहे होंगे, रियल फोर्सेस। और इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम में चले गए तो इस नेट फोर्स में आपको सूडो फोर्स और इंक्लूड करना पड़ेगा। बट ये चीज समझ में कैसे आएगी कि हमें ये पता तो है, लेकिन यही कंफ्यूजन हो जाता है कि कब मैं इनर्शियल फ्रेम से सॉल्व करूं, कब मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम से सॉल्व करूं। सर ने तो क्लास में बताया था कि बेटा ये तो आपकी चॉइस है, चाहे आप इनर्शियल फ्रेम से सॉल्व कर लो, चाहे आप नॉन इनर्शियल से सॉल्व कर लो। कुछ क्वेश्चन उन्होंने इनर्शियल से सॉल्व करके दिखाए थे, कुछ क्वेश्चन नॉन इनर्शियल से, और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो दोनों फ्रेम से सॉल्व किए थे। अब सर को तो इतना एक्सपीरियंस है कि इसे किस फ्रेम से सॉल्व करने पर क्वेश्चन इजीली सॉल्व होगा। बात ये नहीं है कि आप कौन सा कंसेप्ट लगाएं, या आपको सारे कंसेप्ट आते हैं या नहीं, या आप किस फ्रेम से सॉल्व करें। बात ये है कि क्या आपको ये पता है कि इस क्वेश्चन को इनर्शियल से सॉल्व करूंगा तो इजी होगा, नॉन इनर्शियल से सॉल्व करूंगा तो इजी होगा। ये जानना जरूरी है। एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को मैं वर्क एनर्जी लगाकर वेलोसिटी कैलकुलेट करूं तो इजी होगा, या पहले नेट फोर्स लिखूं फिर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करूं फिर काइनेमेटिक्स की इक्वेशन लगाऊं, एनएलएम लगा के सॉल्व करूं तो इजी सॉल्व होगा। वो आर्ट आपको कैसे आएगी, दैट आर्ट इज कॉल्ड न्यूमेरिकल सॉल्विंग आर्ट। और न्यूमेरिकल सॉल्विंग आर्ट केवल न्यूमेरिकल सॉल्व करने से ही आएगी। आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ेंगे, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देयर इज नो शॉर्टकट, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आप एक ही प्रोफाइल के क्वेश्चन बार बार करते रहेंगे तो उस पर्टिकुलर टॉपिक में आपका जो स्पैन है वो इंक्रीज नहीं हो पाएगा। आपको एक प्रोफाइल के 2-3 क्वेश्चन किए, अब दूसरे प्रोफाइल के कीजिए। प्रोजेक्टाइल मोशन में ये नहीं है कि आप हमेशा वही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो फॉर्म में लगा के सॉल्व हो गया। थोड़ा सा अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे। क्वेश्चन ढूंढिए कि ये तो क्वेश्चन मैंने कर लिया इस टाइप का, तो मुझे आ गया है, अब दूसरे तरीके का क्वेश्चन इस पर क्या पूछा जा सकता है। और न्यूमेरिकल सॉल्विंग आर्ट आपके अंदर तभी डेवलप होगा जब आप एक ही टॉपिक पर अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, अलग अलग प्रोफाइल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और उसके लिए ऐसी बुक की हेल्प कभी मत लीजिए जिसमें केसेस बनाकर लिखे हों कि इस केस को ऐसे सॉल्व करते हैं, इस केस को ऐसे सॉल्व करते हैं। अदरवाइज आपको फिर से वो आदत बन जाएगी केसेस रटने की, और जब वो आदत बन जाती है तो दिमाग चलाने की आदत बंद हो जाती है। और दिमाग आपका तभी चलेगा, दिमाग तभी काम करेगा जब आपने खुद से डिफरेंट प्रोफाइल्स के क्वेश्चन, जो डिफरेंट प्रोफाइल्स होते हैं उनके क्वेश्चन अपना घर पर टाइम देकर खुद से सॉल्व किए होंगे। अगर आपने उस प्रोफाइल का सॉल्यूशन कहीं से भी देख लिया तो वो एक बार के लिए आपको रट गया कि हाँ ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं। एग्जाम में उसमें जो पेपर सेटर है वो जरा सा चेंज करेगा और आपको लगेगा
ये वाला प्रोफाइल तो मैंने किया ही नहीं। तो आपका थॉट प्रोसेस डेवलप नहीं हो पाया, और जब तक थॉट प्रोसेस डेवलप नहीं होगा तो आप डिफरेंट सिनेरियो को कैसे सोचना है, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, उसको नहीं सॉल्व कर पाएंगे। केवल उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे जिस टाइप के क्वेश्चन आपने कई बार सॉल्व किए हुए हैं या आपको सॉल्व कराए गए हैं, और वो कुछ पर्टिकुलर 5-7 टाइप के होंगे। अब जरूरी नहीं कि वही एग्जाम में आ जाए। तो इसीलिए आपको हर टॉपिक पर अलग अलग प्रोफाइल के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तभी आपका न्यूमेरिकल सॉल्विंग आर्ट ब्रशअप होगा। तभी एग्जाम में बैठकर एक नया क्वेश्चन आ गया उसी टॉपिक पर, उस टाइप का क्वेश्चन अगर आपने नहीं भी सॉल्व किया तो भी आपके दिमाग में क्लिक्स आएंगे कि चलो यार इसको ऐसे ट्राई करता हूं। और ये चीज जब तभी होगी जब आपने कभी वो घर पर भी किया होगा। अगर आपने प्रैक्टिस घर पर कभी नहीं की है तो फिर एग्जाम में बैठकर भी आपके दिमाग में वो क्लिक्स नहीं आएगा। ऐसा ही होता है कि पेपर हमारे सामने आया, उसमें न्यूमेरिकल लिखा हुआ है और हम ब्लैंक आउट हो जाते हैं, दिमाग एकदम ब्लैंक हो जाता है, क्या करें इसमें। ये तो पता है किस चैप्टर का है, लेकिन ये नहीं पता चल रहा है कौन सा फॉर्म लगाऊं, क्योंकि तो मैंने कभी देखा ही नहीं। वो दिमाग ब्लैंक होने का कारण ही है कि हमने घर पर क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं घर पर, हमने अलग अलग प्रोफाइल्स के क्वेश्चन खुद से सॉल्व नहीं किए हैं। या तो उनका कहीं सॉल्यूशन देख लिया है या तुरंत जाकर सर से पूछ लिया है। 2-3 अटेम्प्ट हमने अपने आप से नहीं दिए। और वो 2-3 अटेम्प्ट भी आपको कैसे देना है, आपने एक टाइम पर क्वेश्चन उठाया, उसको सॉल्व कर रहे हैं, 5 मिनट उसको दिए, अभी सॉल्व नहीं हुआ, उसको छोड़ दो। ऐसा नहीं कि आधा घंटा लगा रहे हैं उसके पीछे। 5 मिनट दिए, उसको छोड़ दिया, फिर कुछ और क्वेश्चन सॉल्व किए, जितने हुए ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम एक क्वेश्चन पर नहीं दिया। तो फिर दूसरे सब्जेक्ट का काम किया, फिर दोबारा कुछ टाइम बाद उसी क्वेश्चन को देखो, हो सकता है आपके दिमाग में कोई नया आइडिया आ जाए कि उस तरीके से मैं सॉल्व कर लूं। अगर एक ही टाइम पर आप एक ही क्वेश्चन पर 20 मिनट भी बैठे रहेंगे तो उन 20 मिनट में आपका दिमाग ने जो सबसे पहली बार तरीका सोचा होगा उसी को सोचता रहेगा, नया आइडिया दिमाग में नहीं आएगा। और घर पर बैठकर प्रैक्टिस करने का टारगेट केवल ये नहीं होना चाहिए कि मेरा आंसर आ जाए, टारगेट ये होना चाहिए कि मैं इस क्वेश्चन से क्या सीखा हूं। वो नहीं भी सॉल्व हुआ, आप सोचिए तो सही, आपने एक क्वेश्चन 3 बार सॉल्व किया, तीनों बार गलत हुआ, लेकिन तीनों बार आपने 3 नए कंसेप्ट लगाए, 3 नए तरीके से सोचा, तो आपने बहुत कुछ गेन कर लिया है। योर थॉट प्रोसेस हैज स्टार्टेड। आपने के दिमाग में शुरू हो गया कि कैसे सोचते हैं फिजिक्स में। दैट इज द न्यूमेरिकल सॉल्विंग आर्ट। वहीं से आपका न्यूमेरिकल सॉल्विंग आर्ट इंप्रूव होता है। टीचर में और स्टूडेंट में फिजिक्स में यही डिफरेंस होता है कि आप देखते हैं टीचर के सामने क्वेश्चन आया, भले ही वो नया क्वेश्चन है, उसके अपने मटेरियल का क्वेश्चन नहीं, आप कहीं और से लेकर आए, तो भी उसको एक मोमेंट के लिए पढ़कर फिर तुरंत सॉल्व करने देता है कि देखो बेटा इसमें ये लगाओ, यहाँ ये लगाओ, सॉल्व करो, ये आंसर आ गया। उस वैसा लेवल आपका भी तभी आएगा जब आपने अलग अलग प्रोफाइल के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। और एक ही क्वेश्चन का आंसर अगर आ भी जाए तो भी एक बार और 1 मिनट के लिए सोचो कि मैंने एक्चुअल में कॉन्सेप्चुअली सोच के क्वेश्चन सॉल्व किया है या जस्ट एक फ्लूक था कि मेरा आंसर आ गया, या कहीं ऐसा तो नहीं था कि यही क्वेश्चन तो सर ने क्लास में कराया था, वैल्यू तो चेंज हुई है तो इसलिए आंसर आ गया। तो उससे आपका थॉट प्रोसेस इंप्रूव नहीं हुआ, और जब तक वो इंप्रूव नहीं होगा तब तक न्यूमेरिकल सॉल्विंग आर्ट एक पजल बना रहेगा। न्यूमेरिकल्स विल बी अ पजल फॉर यू। वो आपके लिए एंजॉय नहीं होगा। और न्यूमेरिकल सॉल्व करने में एंजॉय तभी आता है जब हमारा दिमाग काम करने लगता है। अदरवाइज तो यही होता है कि 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, 3 क्वेश्चन सॉल्व किए, एक भी नहीं हुआ, हम कॉपी बंद करके रख देते हैं और हमें लगता है अब तो कुछ होगा ही नहीं। सो सबसे पहला पॉइंट था मेरा कंसेप्चुअल क्लैरिटी, दूसरा पॉइंट था एनालाइजिंग द सिचुएशन, और तीसरा है न्यूमेरिकल सॉल्विंग आर्ट। न्यूमेरिकल सॉल्विंग आर्ट को इंप्रूव करने के लिए आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने पड़ेंगे। स्टूडेंट्स, आई होप कि जो बातें मैंने आपको बताई हैं आप उनको फॉलो करेंगे। और अगर आप इसको आज से फॉलो करना स्टार्ट करते हैं तो मैं ये नहीं कहता कि कल से आपका फिजिक्स इंप्रूव हो जाएगा, आप एकदम मास्टर बन जाएंगे, बट विद इन 1 मंथ you will see yourself drastic changes in your numerical solving abilities। तो इस प्रोसेस को फॉलो कीजिएगा और ऐसे ही और वीडियोज के लिए हमारे चैनल्स को देखते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।